बाजार मानी तो गिटार धार धार बटी हिटड़ लग्या छे हिटड़ लग्या छे बैठा तो लगानी बाट भर्या छे सड़क में जगह पर बोरा का जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। तो उसी 7-8 गानों की फेहरिस्त में एक 8वां गाना ये जैता एक दिन का आलू था, और मैंने गाना सुना तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उसके नीचे लिखा हुआ था कि गीत गिरदा, इतना ही, आगे पीछे भी कुछ ज्यादा नहीं, बस गीत गिरदा का गीत। तो न तो मेरी समझ में गीत आया और न मेरी समझ में गिरदा आया। मेरी समझ में आया नहीं कि ये क्या हुआ। एक तो गाना क्या हुआ अब इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, और उसके अलावा ये जो नाम है, ये नाम है कि कुछ संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है पता नहीं। बहरहाल लेकिन आंदोलन का दौर आगे बढ़ा, और उसी दौर में उत्तरकाशी में मैं रहता था। उत्तरकाशी में कला दर्पण नाम की सांस्कृतिक संस्था थी, और वो कला दर्पण वाले लोग, उन्होंने उस पूरे आंदोलन में पूरे 100 दिन तक लगातार प्रभात फेरी निकाली। तो बारिश है, बर्फ है, धूप है, जो है, लेकिन वो सुबह 5 बजे सड़क में, 4 बजे सड़क में निकल करके पूरे शहर में जनगीत गाते हुए घूमते थे। तो उसी कला दर्पण ने एक आयोजन किया कि उस आंदोलन के बीच में जितने लोग गीत लिख रहे हैं उनका एक गीतों की संध्या का आयोजन। उसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी थे जो वहीं उत्तरकाशी में रहते थे, सूचना विभाग में नौकरी करते थे। उसमें अतुल शर्मा को उन्होंने बुलाया, बद्री सिंह चीमा को उन्होंने बुलाया, जहूर आलम को उन्होंने बुलाया, और उसी में गिरदा को भी आमंत्रित किया गया। तो जिस दिन वो गीत संध्या हुई, कोइंसिडेंटली कुछ संयोगवश गिरदा एक दिन पहले पहुंच गई। कार्यक्रम कल है तो गिरदा आज ही आ गए, और जिला पंचायत में एक आंदोलन के संदर्भ में ही जिला पंचायत के हॉल में उत्तरकाशी में एक आयोजन हो रहा था। और फिर किसी ने कहा कि सब गिरदा आकर के वो भी आए और अपनी बात कहें। और बात क्या, उन्होंने गीत शुरू किया कि कृष्ण पूछो अर्जुन थे सारी दुनिया जब रणभूमि है, हम रण से कस बचूंगा, हम लड़ते रहे भूलो हम लड़ते रहूंगा। तो एक तो जिस स्वर में उन्होंने गाया, तो एक तरह की, जैसे हमारे यहाँ धार लगाना होता है, तो वो संगीतमय था, संगीतमय पुकार, संगीतमय आह्वान है ना। तो पहले तो वही चमत्कृत करने वाला था, और उसके बाद कुमाऊनी में जब उन्होंने गा दिया कि कृष्ण पूछो अर्जुन थे सारी दुनिया जब रणभूमि में, हम रण से कस बचूंगा, हम लड़ते रहे भूलो हम लड़ते रहूंगा। और उसके तत्काल बाद उतना ही हिंदी में कि कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि भाई अर्जुन, जब सारी दुनिया ही रणभूमि है तो हम रण से कैसे बचेंगे, हम लड़ते रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। तो ये मेरे लिए तो एक छोटे से बच्चे के लिए चमत्कृत करने वाला था कि ऐसा आदमी जो गा रहा है कुमाऊनी में, और वो उतने का उतना हिंदी में वैसा का वैसा, कविता में, पद्य में वैसा का वैसा प्रस्तुत कर दे रहा है। ये बहुत ही चमत्कृत करने वाली बात है, और मैं बड़ा अद्भुत हुआ इस बात से कि गिरदा ने, मतलब ये अच्छा ये आदमी है गिरदा, ये जिसका गाना नरेंद्र सिंह नेगी ने गा दिया है, ये वो है। और उस गीत के, और आप देखिए तो ये जो गीत है कि कृष्ण, ये उत्तराखंड आंदोलन के लिए, उत्तराखंड आंदोलन के दौर में लिखा गया गीत है कि कृष्ण पूछो अर्जुन थे सारी दुनिया जब रणभूमि है, हम रण से कस बचूंगा, हम लड़ते रहे भूलो हम लड़ते रहूंगा। और उत्तराखंड कैसा कि बेड़ी फांसी नहीं खाओ जा, रो नहीं पड़ल भाई, मेरी बाली उम्र न मजा दिल पर ना कड़ाई, रम रखल लेफ्ट राइट कस मुझो बचूंगा, हम लड़ते रहे भूलो हम लड़ते रहूंगा, कि हम तो लड़ते रहे। तो नास्तिक गिरदा ने, जिसका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था, उसने कृष्ण और अर्जुन के प्रतीक का इस्तेमाल अपनी लड़ाई के लिए, अपने संघर्ष के लिए, जनता के आंदोलन के लिए किया। उसने अपने तरह का गीता सार, गीता में से अपने लिए अपने तरह का सार निकाला। और ये गिरदा लगातार एक ऐसे बैकग्राउंड से एक आदमी आया, कोई बहुत बड़े आदमी भी नहीं थे। आपने एक वीडियो देखा, और अगर आप उस वीडियो को भी देखें तो अचानक से जो हम परंपरागत शैली में रहते हैं, हमारी एक खास तरह की कंडीशनिंग है, सोच समझ की भी एक कंडीशनिंग है, सही और गलत की भी कंडीशनिंग है। दिमागों को एक खास तरह के खांचे में बांधने का नाम ही हम जिसको सभ्यता कहते हैं, तो सभ्यता खांचे में सोचना है। और बहुत तो
गुण, जब वो वीडियो भी आपने देखा, उन्होंने कहा कि गुण की बहुत बात नहीं, जिसको समाज गुण कहता है वो तो, लेकिन वो जिस तरह के बैकग्राउंड से आए, यहाँ से वो आए, बहुत ही गरीब परिवार से आए, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए, और आजीविका के लिए पीडब्ल्यूडी में मेड का काम करने से लेकर के और वहां तक नहीं, उससे पहले उन्होंने रिक्शा चलाने तक का काम पीलीभीत वगैरह में किया, रिक्शा चलाते हुए, और फिर वहां से वो 63 के आसपास सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन आकाशवाणी का जो होता है उसमें नैनीताल में उसमें वो पहुंचे। और लेकिन इस सब के बीच में ये जो अनुभव है, जो जीवन के अनुभव है, जो मेट रहते हुए या जो रिक्शा चलाते हुए जो अनुभव है, और जो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में जाकर के जो अनुभव उनके साथ है, तो वो सरकारी नौकरी के साथ भी उनका कोई ये नहीं है कि भाई उसी नौकरी के खांचे में बने रहना, बल्कि उस नौकरी के दौर में भी 70 के दशक में जो फॉरेस्ट मूवमेंट है उसके साथ, 80 के दशक में जो नशा नहीं रोजगार जो आंदोलन है उसके साथ लगातार वही वो सरकारी नौकरी करते हुए भी वो लगातार सड़क पर उतरे हुए, वो सड़क पर सरकार के खिलाफ, जनता के खिलाफ, जनता के पक्ष में सरकार के खिलाफ कविता लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं और गा रहे हैं खुलेआम। और जो उनका एक और उसके बीच में नाटक भी उन्होंने किए, रंगकर्मी वो थे, थैंक यू मिस्टर ग्लैड एक नाटक है बड़ा प्रसिद्ध। एक जमाने में जब इस देश में नक्सलवाड़ी का विद्रोह हुआ, तो नक्सलवाड़ी के विद्रोह से 1967 में इस देश में नक्सलवाड़ी का विद्रोह हुआ, और उस नक्सलवाड़ी के विद्रोह के एक नेता थे नागभूषण पटनायक। तो नागभूषण पटनायक पर एक पूरा नाटक है थैंक यू मिस्टर ग्लैड। नागभूषण पटनायक कई बार जेल तोड़ करके वहां से निकल गए और फिर जनता की लड़ाई में फिर शामिल हुए, तो उन पर एक नाटक था थैंक यू मिस्टर ग्लैड, और उस जमाने में नैनीताल वो खेला गया, गिरदा वो नाटक में उसके मुख्य पात्रों में शामिल थे। यह एक नाटक खुद भी उन्होंने लिखा, नगाड़े खामोश हैं। और गीत कविता का रचना और पुनर्रचना एक तरह से उनकी प्रैक्टिस रही। तो वो रचना और पुनर्रचना की प्रैक्टिस आप देखिए, तो जैसे एक गीत जो आंदोलन के दौर में भी फॉरेस्ट मूवमेंट के जमाने से शुरू हुआ, और उत्तराखंड आंदोलन के जमाने में भी हमने उनको गाते हुए देखा कि आज हिमालय तुमन के धक में है, जागो जागो हो मेरा लाल, कि आज हिमालय तुम्हें पुकार रहा है, जागो जागो मेरे लाल, पत्थर बेचा मिट्टी बेची, बेचे जंगल हरे बांझ के, अलीसा गड़न के घावों से ली गई खाल मेरी उतार। तो ये दरअसल एक गौरदा पुराने कुमाऊनी के कवि थे, और ये गौरदा की कविता का एक तरह से नए संदर्भों में एडाप्टेशन, नए संदर्भों में उसका रिक्रिएशन था, जो पुराने कविता को एक नए संदर्भ के साथ। और आज अगर आप देखें राज्य बनने के इतने साल बाद भी, तो आज भी तो पत्थर बेचा मिट्टी बेची, बेचे जंगल हरे बांझ के, है ना, उसको आप आज भी होता हुआ देख सकते हैं। या गिरदा के पूरे रचना क्रम पर फैज का बड़ा प्रभाव रहा। फैज अहमद फैज हिंदी उर्दू के बड़े कवि हुए, बड़े शायर हुए। पहले भारत में रहे, फिर पाकिस्तान में रहे, और पाकिस्तान में रहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी में रहने के चलते खूब साल जेल में भी रहे। ये बड़ा अद्भुत है कि पाकिस्तान में लोग गीत कविता लिखने के लिए जेल जाते रहे लेकिन सरेंडर नहीं किया। तो उसमें फैज भी एक कवि है। तो फैज का एक कविता है कि हम मेहनत कर जवानों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती है, ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, हर कतरे का, हर गुंचे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। और ये फैज ने एक पूरी दुनिया के संदर्भ में, दुनिया की बेहतरी के संदर्भ में, और उसमें जो मेहनत कशों की लड़ाई है, जो मेहनत करने वाले लोगों की लड़ाई है कि समाज के सब चीज पर उनका अधिकार है, लेकिन आज के दिन पर उनके पास उस अधिकार में से कोई भी चीज नहीं है। और इसको गिरदा एकदम कुमाऊनी में लेकर के आया कि हम मेहनत कर जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, खेत नहीं देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, कि हम ओढ़ बारूड़ी द्वार कुल्ली कबाड़ी, जदिन यो दुणी थे हिसाब लियो लो, एक हंग नहीं मांगुल सब खसरा खतौनी किताब लियो लो। और उसको एकदम यहाँ की धुन में, यहाँ के लोग धुन में वो फैज को गाते हैं। और ये देखिए, तो एक तरह से गिरदा की विशेषता है कि वो फैज को कुमाऊनी में ले आते हैं, फैज का कुमाऊनी में रूपांतरण कर देते हैं, उस पूरी ताकत के साथ, उतनी शिद्दत के साथ, उतने ही तीखेपन के साथ,
फैज कुमाऊनी में मौजूद रहते हैं, गिरदा उनको लेकर के आते हैं। लेकिन ये गीत की, कविता की, शायरी की ताकत भी है कि दुनिया की किसी भी भाषा में कोई भी बात कहना संभव है कविता के जरिए, गीत के जरिए, शायरी के जरिए। तो ये गिरदा हमको बताते हैं, ये गिरदा के जरिए हम जानते हैं। तो एक ऐसे जनपक्षधर आदमी को मैं समझता हूं कि हम आज की तारीख में याद कर रहे हैं, एक ऐसे जनपक्षधर व्यक्ति को कि जिसके जीवन के बहुत सारे पहलू थे। उन सारे पहलुओं में, जिसको वो खुद भी वीडियो में कह रहे थे कि भाई बुराइयां तो बहुत सारी हैं, उन बुराइयों का भी लोग बड़े रस लेकर के चर्चा करते थे, गिरदा भी खूब रस लेकर के बताते थे। लेकिन उसके साथ साथ जो जनता के पक्ष में खड़े होना है, लोगों के पक्ष में खड़े होना है, और लोगों के पक्ष में खड़े होने के लिए अपनी परवाह नहीं करनी है। ये गरीबी से आया हुआ आदमी सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में नौकरी पा गया है, तो वह उस नौकरी की परवाह करेगा जिंदगी भर, उस नौकरी को पकाएगा। लोगों के पक्ष में सिर्फ इसलिए सच नहीं बोलेगा, या लोगों के पक्ष में सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा होगा क्योंकि वो नौकरी चली जाएगी, उस नौकरी पर खतरा बनाएगा। तो गिरदा उन लोगों में से नहीं। और दरअसल यही सीखने समझने की बात है कि अपने समाज को, अपनी दुनिया को जिसमें हम रहते हैं, उसकी बेहतरी में हम क्या योगदान कर सकते हैं, हम अपने इर्द गिर्द क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे। वो साहिर लुधियानवी की पंक्तियां हैं, वो कहते हैं कि दुनिया ने मुझको तजुर्बातो हवादिश की शक्ल में जो कुछ दिया वही लौटा रहा हूं। यानी इस समाज से जो कुछ भी मिला तो दरअसल मैं गीत शायरी की शक्ल में वही सब लौटा रहा हूं, वही वापस दे रहा हूं। तो ये दरअसल यहीं से मिला हुआ। तो कोई ऐसा आदमी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता आमतौर पर कि भाई उसको समाज से नहीं मिलता हो और वो अपने आप से कुछ देता हो। लेकिन समाज को कौन कितना ज्यादा देना चाहता है, कौन कितना लौटाना चाहता है, यही डिग्री का अंतर है ना। वरना तो हमारे यहाँ जो आमतौर पर हम लोग पढ़ते हैं महापुरुषों के बारे में, तो वो पढ़ते हैं कि साहब ये पैदा हुए, बचपन से इतने प्रतिभाशाली थे, इनके तो बिल्कुल इनको ऐसा ही हो जाना था, और फिर ये ऐसे ही महान हुए। और इसमें आप डेट बदल दीजिए, नाम बदल दीजिए, तो किसी भी महापुरुष पर फिट है ना। तो लेकिन कोई महापुरुष ऐसा बना बनाया रेडीमेड कोई नहीं होता, पैदा होता ही कोई महापुरुष नहीं। समाज है, समाज की स्थितियां हैं, उस समाज के बीच में वो अपनी क्या भूमिका तय करता है, वो आदमी को बड़ा छोटा या जो भी उसका कद है वो तय करती है। और वो जगह गिरदा ने देखी, गिरदा ने अपने लिए तय की, और इसलिए तब वो सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ बोलने में इसलिए उनको तकलीफ नहीं हुई, इसलिए उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा कि अब ये नौकरी बनी रहेगी, नहीं रहेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ जाएगा। तो इसको, ये जो प्रतिबद्धता है, इस प्रतिबद्धता को ही असल में समझने की बात है। उन गीत कविताओं को इसी नजरिए से समझने की बात है। या जो आज के संदर्भ में भी जब वो कहते हैं, आज के संदर्भ में भी आप देखिए तो मतलब राज्य के बनने के बाद जब वो कह रहे थे कि भाई, मैंने उनकी एक कविता की पंक्ति आप देखिए कि पानी बीच मीन प्यासी, ये उलट मासी नहीं कबीरा, ये खालिस चाल सियासी। पानी के बीच में मछली प्यासी है, और लेकिन ये कोई उलट मासी नहीं है, कोई उल्टी बात नहीं, बल्कि सियासत ने ऐसा कर दिया। ये राजनीति है, और इस राजनीति को समझने की जरूरत है कि कौन ऐसा हालात पैदा कर रहा है कि पानी के बीच में मछली प्यासी रह जाए। यानी जिसके पास संसाधन है, जिसका चारों तरफ संसाधनों की बिखरे पड़े हैं, लेकिन उस पर लोगों का अधिकार नहीं है, लोगों को वो नहीं मिल रहा है ना, बल्कि वो तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स को मिल रहे हैं, वो तमाम बड़े बड़े लोगों को मिल जा रहे हैं। और पानी के संदर्भ में तो जो उनका गीत है वो बड़ा प्रासंगिक है, आज के दिन पर भी प्रासंगिक है। वो कहते हैं कि एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम, एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम, एक तरफ है सूखी नदियां और एक तरफ हो तुम, एक तरफ है प्यासी दुनिया और एक तरफ तुम। अजीब वाह, क्या बात है तुम्हारी, तुम तो हो पानी के व्यापारी। तो एक समय में जब शुरू में ये बात लोगों ने कहा कि भाई नदी पर किसी का कब्जा हो जाएगा, नदी किसी के कब्जे में चली जाएगी, और हमने जब ये बात सुनी तो हमारी समझ में ये बात नहीं है, तो ये क्या बात है, नदी पर कैसे किसी का कब्जा, पानी पर किसी का कैसे कब्जा। लेकिन आज इस उत्तराखंड में आप देख सकते हैं, जहां जहां बिजली परियोजनाएं हैं वहां देखिए कि पानी पर किसका कब्जा है। जोशीमठ में जाकर के देखिए तो आपको पता चलेगा कि जेपी का नदी पर कब्जा है,
आप श्रीनगर में जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जीबीके कंपनी का पानी पर कब्जा है, पूरा शहर सड़ा हुआ पानी पी रहा है क्योंकि उसने पानी बंद किया हुआ। तो अजीब वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो हो पानी के व्यापारी, खेल तुम्हारा तुम ही खिलाड़ी, बिछी हुई है बिसात तुम्हारी, सारा पानी चूस रहे हो नदी समंदर लूट रहे हो, सारा पानी चूस रहे हो नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी, कब तक चलेगी, कब तक ये मनमर्जी, जिस दिन डोलेगी ये धरती सर से निकलेगी सब मस्ती, महल चौबारे बह जाएंगे खाली रौकड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा, आज भले ही मौज उड़ा लो नदियों को प्यासा तड़पा लो। आप देख सकते हैं नदियों में, हमारे यहाँ कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आसपास दिखाई देता है कि एक पूरा स्ट्रेच है जहाँ नदी है ही नहीं, नदी का रास्ता तो है पर नदी नहीं है क्योंकि नदी तो सुरंग में है, और ऐसा बनाने की तैयारी, ये तथाकथित रूप से विकास है। आज भले ही मौज उड़ा लो नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ पर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती बोल व्यापारी तब क्या होगा, वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा, योजनकारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा। और इसमें ये थोड़ा सा गौरतलब बात है कि जब वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा, इसको थोड़ा पकड़ना चाहिए। इसको इसलिए पकड़ना चाहिए कि आज के दिन पर हमारे यहाँ जितनी नीतियां बन रही, जिनको कोई भी सरकार आकर के बताती है कि वो उसने बनाई नीति है, तो दरअसल वो उसने बनाई नीति नहीं, आजकल सब वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, एडीबी से आ रहा है। वो आपको कर्जा देते हैं तो कर्जे के साथ आपको योजना भी बता के देते हैं कि इसका क्या करोगे। इसको सरल शब्दों में समझें तो जैसे फर्ज कीजिए कि आप किसी के पास उधार लेने गए और आपने कहा कि साहब मुझको कर्जा चाहिए इसलिए कि मुझको अपने बेटी की शादी करनी है, तो वो वर्ल्ड बैंक वाले एडीबी वाले कहते हैं कर्जा तो मिलेगा लेकिन बेटी की शादी नहीं करनी, इससे भैंस खरीदनी है, तो तुमको भैंस और कर्जा ये ले जाओ, ये हमारी शर्तें हैं, ये भी बताएंगे कि भैंस कहां से खरीदनी और कितने में खरीदनी है और उसमें कितना कमीशन देना है। तो आपके यहाँ भी मतलब इसमें जो लोग, आप में से ज्यादातर लोग शिक्षक लोग हैं, तो जो सर्व शिक्षा अभियान ब्रह्मसा से लेकर के और ऊपर तक रूसा है, ये सब इस देश की सरकारों की सोच नहीं, विश्व बैंक से आया हुआ है, वो लेकर के आए। तो इसलिए वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी, सब टोकन वहीं का है, वहीं के उधार से चल रहा है, उन्हीं के उधारों के काम से वो चला रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन पर भी, और आज के दिन पर तो इस बात को, इस कविता को भी जब हम याद कर रहे हैं तो जब सारी बहस, वो तो बहस ये नहीं है कि संसाधनों पर किसका कब्जा हो रहा है, बहस तो हिंदू मुसलमान के बीच, सारी बहस इसके इर्द गिर्द, या बहस तो हिंदू धर्म के भीतर भी दलितों और सवर्णों के बीच में, उसके अलावा यानी मनुष्य बनाने की, मनुष्य बनने की कोई बहस नहीं, मरते हुए किसानों पर कोई बहस नहीं, मजदूरों पर कोई बहस नहीं है, बेरोजगारी के सवाल पर कोई बात बहस नहीं। तो बहस के सवाल तो ये हैं जो गिरधा की कविता से भी निकलते हैं, जो गिरधा की बात से भी निकलते हैं। और ये जानने समझने की जो प्रक्रिया है, निश्चित ही थोड़ी देर की बातचीत में हम लोग कुछ चीजें उस पर बात करेंगे, बहुत सारे साथी लोग और हैं जिनके गिरधा के बारे में अनुभव होंगे, उस पर बात करेंगे। तो निश्चित ही एक जानने समझने की प्रक्रिया, जानने समझने की प्रक्रिया पर मैं जोड़ना चाहता हूं। मैंने शुरू किया जहां से कि गिरधा को मैंने कैसे जाना, तो साल 2000 में मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ। आईसा छात्र संगठन है, उस छात्र संगठन में मैं था, उन्होंने मुझको चुनाव लड़ाया और मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ। और गिरधा को हमने, क्योंकि जो विश्वविद्यालय में समारोह होते हैं तो आमतौर पर चलन ये है कि समारोह में नेताओं को बुलाना है, ब्यूरोक्रेट को बुला देना है, कुछ बड़े नामधारी लोगों को बुलाना है। लेकिन जब विकल्प और वैकल्पिक राजनीति की बात है तो तब ये सोचना भी चाहिए कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। तो उस विश्वविद्यालय के छात्र संघ में रहते हुए जो कर सके, उसमें एक छोटी सी बात ये थी कि जिस दिन छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उमेश अशोक कैसे मुजफ्फरनगर कांड में मारे गए थे, वो उसी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्र, तो उनके माता पिता को हमने बुलाया। और जब कल्चरल प्रोग्राम हुआ, बड़ा इवेंट गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो होता है साल में, बड़ा इवेंट, और उस विश्वविद्यालय के अगर के भीतर अगर कुछ अच्छा होता तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो 5-6 दिन का होता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर गिरधा को हमने बुलाया। गिरधा बनारस में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और वहां से वो आए
और रहे, अपनी बात उन्होंने कही। और जब मैंने कहा कि भाई ये गिरदा को बुलाना है, तो बहुत सारे लोगों के लिए विश्वविद्यालय के भीतर भी, उसमें जो प्राध्यापक गण है, प्रोफेसर लोग हैं, उनके लिए भी थोड़ा अजीब किस्म की बात थी कि ये पता नहीं किसको बुला दे रहा है। और लेकिन चूंकि ये छात्र संघ का अध्यक्ष है तो इसकी बात तो टाली नहीं जा सकती, इसने कह दिया इनको आना है तो आएंगे। और बहुत सारे लोगों ने इसी नजरिए से चीजों को देखा। साल 2000 में जब गिरदा की मृत्यु हुई और अखबार पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक गिरदा से रंगा हुआ था, तो कुछ लोगों ने मुझसे आकर के कहा कि अच्छा अरे ये तो वही थे ना जिनको तुमने बुलाया। मुझे लगा कि अच्छा 10 साल बाद मुझे समझ में आया 10 साल के बाद कि अच्छा ये कोई आदमी था जिसको इसने ठीक ही आदमी को बुलाया था, मतलब मनमर्जी नहीं कर रहा था। तो लेकिन अब ये कोई आश्चर्य नहीं है, हमारे यहाँ जो शिक्षा की जगह है उनकी स्थितियों पर अलग से बात हो सकती है, और विश्वविद्यालयों की स्थिति तो नीचे वाले शिक्षा से कहीं ज्यादा खराब है, और उसमें लोग गिरदा को नहीं जानते, कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे साथियों ने एक बार विश्वविद्यालय में ही ऐसे चर्चा करते हुए साहित्य पर चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा जी मुक्ति बोध, तो हिंदी वालों ने कहा कि कौन मुक्ति बोध और जब कौन मुक्ति बोध हो सकता है तो भाई गिरदा को नहीं जानते थे, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो बहरहाल ये अपनी जगह बात है, लेकिन अंततः तो जो कला साहित्य संस्कृति जिसकी भी बात हम करते हैं, वो कला साहित्य संस्कृति करना क्या चाहते हैं, तो वो एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर समाज बनाने का सपना उसके सामने होता है। आमतौर पर वैसे ये भी एक अलग तरह की बहस है कलाओं के क्षेत्र में, साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में एक धारा है जो कहती है कि कला तो सिर्फ कला के लिए होनी चाहिए, सृजन सिर्फ सृजन के लिए होना चाहिए, उसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं, उसमें किसी समाज की बात नहीं। तो कुछ मानता है सुखाए, अपने को अच्छा लगा चित्र बनाया, अपने को अच्छा लगा करता नहीं कि जो समाज से क्या लेना देना। ये एक धारा ये है कलावादी धारा इसको कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक पूरी धारा है जो कहती है कि कला साहित्य संस्कृति का मतलब एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया की रचना। और इसीलिए जिस गीत को हमने जिस गीत से शुरू किया कि तक नहीं लगा देख धुनन मुनई एक जेता एक दिन का आलो उदिन दुनी में, कि जिस दिन किसी के मुंह पर नहीं ताकना पड़ेगा, जिस दिन घुटने और सर किसी के आगे नहीं रगड़ने पड़ेंगे, कभी ना कभी तो वो दिन आएगा इस दुनिया में। जिस दिन चोर नहीं फलाली कह जोर नहीं चला, जिस दिन चोर नहीं फलेंगे फूलेंगे, जिस दिन किसी का जोर नहीं चलेगा, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, जता एक दिन दुनिया है ना। तो ये और ये आप देखिए तो ये साहित्य में, संस्कृति की दुनिया में ये सबसे कॉमन विचार है जिसको आप अलग अलग गीतों में और अलग अलग कविताओं में पा सकते हैं। हम गिरदा की बात कर रहे हैं तो आप देखें तो नरेंद्र सिंह कहते हैं कि द्विदिने की हौल छिनी खैर मुठबोटी की रख, तेरी हिकमत आजमानो बैरी मुठबोटी की रख, यूं घन डालो बीच छेती आलो धाम ये रौला में भी सिक्की पालन दुई भरीषण हर मुठबोटी की रख। ये उस बेहतर दुनिया की कल्पना, या जिसको साहित्य उद्यान भी कहते हैं कि इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तक तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। इंसान की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। या गिरदा के प्रिय फैज जिसको कहते हैं, फैज तो गिरदा ने खूब, मैंने शुरू में भी कहा कि गिरदा ने खूब फैज का एडाप्टेशन किया। और फैज तो कहते हैं, फैज उस बेहतर दुनिया की कल्पना करते कहते हैं कि जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, या वो कहते हैं कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम ही देखेंगे, जब जुल्म सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम ही देखेंगे, जब जुल्म सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। और हम महबूबी के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम ही देखेंगे। और तब इस बात को, जिस गीत को, जिस कविता से हमने शुरू किया, तो उसमें वो कहते हैं कि जेता कभी न कभी आलो उदिन यो दुनी में। लेकिन उसमें एडिशनल बात क्या है, ये बेहतर दुनिया के बेहतर सपने के साथ गिरदा की जो एडिशनल बात है वो जरूर रिमार्केबल है। वो कहते हैं कि चाहे हम नहीं ले सको, चाहे तुम नहीं ले सको, मगर कुए न कुए तिला दो, चाहे बुब नहीं ले सको, चाहे बाबा नहीं ले सको, मेरा नाम तेने तिला यो दुनी में। कि चाहे दादा नहीं ला सके, चाहे पिता नहीं ला सके,
तो मेरे बच्चे मेरी भावी पीढ़ियां लेकर के आएंगे इस दुनिया में उस दिन को, वो बेहतर दिन को, वो बेहतर समाज को, वो बेहतर दुनिया को। और जो सबसे रिमार्केबल बात है, जो सबसे नोटेबल बात इस पूरी बात में, वो नोटेबल बात यह है, वो कहते हैं कि वो दिन हम नहीं होला लेकिन हम लई वो दिन हो। ये गाने में भी थोड़ा टफ है, गिरदा ही गाते थे, बाकी लोग आमतौर पर नहीं गाते हैं इसको, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें कि वो दिन हम नहीं होला लेकिन हम लई वो दिन होंगे। यानी उस दिन हम नहीं होंगे, लेकिन असल में हम उसी दिन होंगे। हमारे होने का मतलब, हमारे होने के मायने उसी दिन होंगे जिस दिन एक बेहतर दुनिया होगी, एक बेहतर समाज होगा, जो तमाम तरह की बंदिशों में, तमाम तरह के खांचों में बटा हुआ नहीं होगा। तो ये जो बेहतर दुनिया, बेहतर समाज का सपना, ये गिरदा का सपना था। उस सपने के साथ उन्होंने अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे रचना कर्म को रखा। और निश्चित ही गिरदा इसलिए भी याद किए जाएंगे कि उस बेहतर दुनिया, बेहतर समाज के सपने को दुनिया हमेशा देखती रही है। अंधेरा कितना भी काला हो, कितना भी घना हो, लेकिन उसके बीच में भी सुबह की उम्मीद, सुबह की किरण की उम्मीद तो हमेशा रहती है। और ऐसी किरणों की तरफ, ऐसी रोशनी दिखाने का काम साहित्यकारों, कवियों का होता है। और गिरदा हमको ऐसे रोशनी दिखाने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे रोशनी दिखाने वाले कवि, साहित्यकार, गीतकार रहे हैं। तो हम उनको याद कर रहे हैं इस मौके पर। मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं गिरदा के बारे में जो कुछ मेरी समझ है आपके सामने रख सकूं, और आपने मेरी बात सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।